दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मंत्रिपरिषद से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम मंत्रिपरिषद से संबंधित बचे शेष महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़कर इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मंत्रियों के उत्तरदायित्व। आज की इस वीडियो में पहला पॉइंट है मंत्रियों के उत्तरदायित्व, जिसमें सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में पहले जानते हैं। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का सैद्धांतिक आधार है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहां से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विधानसभा। अनुच्छेद 164 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य साथ ही साथ डूबते हैं या तैरते हैं। दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व के निम्नलिखित अभिप्राय हैं, जिनमें पहला है यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो सभी मंत्रियों सहित, चाहे वह विधान परिषद से आए हो, सभी को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका एक विकल्प यह भी है कि मंत्रिपरिषद राज्यपाल को विधानसभा विघटित करने और नए चुनाव कराने की घोषणा करने की सलाह दे सकती है। राज्यपाल उस मंत्रिपरिषद के पक्ष में कुछ नहीं कर सकता जिसने विश्वास खो दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि विधानसभा किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र दे देना होता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं सभी निर्णयों को उसका समर्थन करना होता है। यानी जो एक मंत्री निर्णय ले ले या बाकी निर्णय ले ले तो सभी मंत्रियों को उसका निर्णय समर्थन करना पड़ता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय से सहमत हो या न हो। उल्लेखनीय है कि नीति संबंधी मामलों में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन किसी मंत्री को भ्रष्ट आचरण या व्यक्तिगत दोष के लिए संबद्ध मंत्री ही उत्तरदायी होता है, समस्त मंत्रिपरिषद नहीं। दोस्तों, यहां अगर कोई मंत्री भ्रष्ट आचरण के कारण उत्तरदायी होता है तो वहां समस्त मंत्रिपरिषद उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, वही मंत्री जिम्मेदार होगा। यह भी आपको याद रखना है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अभिप्राय यह भी है कि कैबिनेट के फैसले के प्रति सभी मंत्री प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह कैबिनेट बैठक से अलग हो। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि विधानमंडल के अंदर या बाहर कैबिनेट के निर्णय का समर्थन करे। यदि कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से असहमत है और इसके बचाव के लिए तैयार नहीं है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। पहले में कैबिनेट के फैसले पर मतभेद के कारण कई मंत्री त्यागपत्र दे चुके हैं। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 164 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को भी दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही। मतभेद होने पर या मंत्री के कार्यकलापों से संतुष्ट न होने के मामले में मुख्यमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। यह भी आपको याद रखना है। इस शक्ति का उपयोग करते समय मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व की सत्यता को सुनिश्चित कर सकता है। नेक्स्ट है कोई भी विधिक उत्तरदायित्व नहीं। भारतीय संविधान में विधिक जिम्मेदारी राज्यों के मंत्रियों के लिए भी केंद्रीय मंत्रियों की भांति विधिक नहीं है। राज्यपाल द्वारा लोक अधिनियम के किसी आदेश पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। अब दोस्तों, मंत्रियों की श्रेणी के बारे में जानते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद में भी केंद्र की तरह 3 श्रेणियां होती है, जिनमें पहली है कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरी है राज्य मंत्री, तीसरी है उप मंत्री। दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना और इससे बाहर यह जान लेना कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे।
कैबिनेट मंत्री प्रथम कोटि यानी श्रेणी के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो सरकार की नीति का संचालन करते हैं। कैबिनेट मंत्री के बाद राज्य मंत्री आते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार के कार्य करते हैं, यथा कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र रूप से विभाग को संभालते हैं और कुछ किसी कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राज्य मंत्री के बाद उपमंत्री आते हैं। उपमंत्री को स्वतंत्र रूप से कोई विभाग नहीं दिया जाता है। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ध्यातव्य है कि मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री इन सबका सामूहिक नाम है, यानी मंत्रिपरिषद कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री से मिलकर बनी होती है, जबकि मंत्रिमंडल केवल प्रथम कोटि वाले मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों का समूह है। आकार में मंत्रिपरिषद बड़ी होती है और मंत्रिमंडल छोटा, परंतु महत्व की दृष्टि से मंत्रिमंडल बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद छोटा, क्योंकि मंत्रिमंडल ही शासन की नीतियों का संचालन करता है। संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद के आकार एवं मंत्री के पद को अलग से विवेचित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री समय और परिस्थिति के हिसाब से इसका निर्धारण करता है। 3 श्रेणियों के मंत्रियों के ऊपर सर्वोच्च शासकीय पदाधिकारी मुख्यमंत्री होता है, यह भी आपको याद रखना है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग जैसे गृह, शिक्षा, वित्त और कृषि होते हैं। राज्य मंत्री जब तक कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, जब तक कैबिनेट द्वारा विशेष तौर पर राज्य मंत्री के विभाग से संबंधित किसी मामले में उन्हें बुलाया न जाए। उपमंत्री जो होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते हैं। उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में सहयोग के लिए संबद्ध किया जाता है या रखा जाता है। उपमंत्री भी राज्य मंत्री की तरह कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि यह दोनों मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। कई बार मंत्रिपरिषद में उप मुख्यमंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सामान्यतया स्थानीय राजनीतिक कारणों से की जाती है। अब दोस्तों कैबिनेट के बारे में जानते हैं। तो मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा मुख्य भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। राज्य सरकार में कैबिनेट ही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है। कैबिनेट की निम्नलिखित भूमिका होती है, जिसमें पहला पॉइंट है, यह राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी है। यह राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। कैबिनेट राज्य सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह होते हैं। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है। कैबिनेट राज्यपाल की सलाहकार होती है। कैबिनेट मुख्य आपात प्रबंधक होती है और इस तरह आपात स्थितियों को संभालती है। कैबिनेट सभी प्रमुख वैधानिक और वित्तीय मामलों को देखती है। कैबिनेट उच्च नियुक्तियां करती है, जैसे संवैधानिक प्राधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों की। अब दोस्तों कैबिनेट समितियां के बारे में जानते हैं। तो कैबिनेट विभिन्न प्रकार की समितियों के जरिए कार्य करती है, जिन्हें कैबिनेट समितियां कहा जाता है। कैबिनेट समितियां 2 तरह की होती है, स्थायी और अल्पकालिक। पहले की स्थिति स्थायी जैसी होती है, जबकि दूसरे की प्रकृति अस्थायी। परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार कैबिनेट समितियां मुख्यमंत्री गठित करता है, अतः उनकी संरचना, संख्या आदि समय समय पर अलग होती है। कैबिनेट समितियां मुद्दों का समाधान ही नहीं करती, वरन कैबिनेट के सामने सुझाव भी रखती है और निर्णय भी लेती है। हालांकि कैबिनेट उनके फैसलों की समीक्षा कर सकता है। सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। प्रत्येक मंत्री को विधानसभा या जहां विधान परिषद है की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा। उसी प्रकार यह अधिकार राज्य विधायिका की समिति के लिए भी लागू होगा, जिसका उसे सदस्य बनाया गया है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, अनुच्छेद 177 के अनुसार।
अब दोस्तों मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना। यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ रखे जिस पर निर्णय तो सभी किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है, लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है। राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन। अनुच्छेद 166। तो अनुच्छेद 166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन से संबंधित है। सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी। अनुच्छेद 166 राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों एवं अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। पुनः किसी आदेश अथवा दस्तावेज की वैधता जिसको उक्त प्रकार से प्रभावित किया गया है पर इस आधार पर प्रश्न नहीं किया जाएगा कि वह आदेश या दस्तावेज राज्यपाल द्वारा निर्मित अथवा कार्यान्वित नहीं है। अब हम मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने से संबंधित है। अनुच्छेद 163 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं इसके संबंध में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी तो क्या दी। 1971 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद हमेशा रहेगी। यदि राज्य विधानमंडल विघटित हो गया है या मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया हो, अतः वर्तमान मंत्रालय नई अनुवर्ती मंत्रालय के आने तक कार्यरत रहता है। 1974 में दोबारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के निर्णय या कोई क्षेत्र या अनुदान एवं आदि मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियों के आधार पर होगा। वह बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह के व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं करेगा या मंत्रिपरिषद की सलाह या अनुदान के विरुद्ध नहीं जाएगा। यानी संविधान ने इस बात की मंशा जाहिर की है कि राज्यपाल की संतुष्टि उसका व्यक्तिगत नहीं वरन मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होनी चाहिए। अब हम राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना। अनुच्छेद 164 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन भत्ते, शपथ आदि। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन और अनुच्छेद 167 मंत्रियों का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित बाकी बचे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़कर इस टॉपिक को कंप्लीट किया और मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।